Good evening. Yeah, good evening. Now we have Pankaj Bhai, KKG, Brajesh ji, Ravindra. Ravindra ji ने भी join किया. That's good. Good. I was just seeking Ravindra ji. So आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो किसको हार्डी को लेकर के बात करेंगे. एंड हार्डी इज अ वेल नोन रीजनल नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज. कौन से नॉवलिस्ट है? रीजनल नॉवलिस्ट. REGIONAL. एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन बनता है कि विच नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज इज नोन एज रीजनल नॉवलिस्ट. हार्डी नंबर 1 पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये बनता है कि हार्डी का जो नॉवेल है उसका सेटिंग कहाँ पर है. उसका जो सेटिंग है यू फाइंड दैट इज व्हाट दैट इज द वेसेक्स. WESSEX. वेसेक्स. हार्डी का जो नॉवेल है उसका जो सेटिंग है वो किस जगह पर है? वेसेक्स नाम की जगह पर है. WESSEX. वेसेक्स. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हार्डी का नॉवेल का जो सेटिंग है वो कहाँ पर है? वेसेक्स में. तीसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि हार्डी वॉज अ नॉवेलिस्ट एज वेल एज पोएट. मेरी दो बातों की ध्यान में रखिएगा. ही वॉज अ नॉवेलिस्ट एज वेल एज पोएट. हार्डी नॉवेलिस्ट भी थे, नॉवेलिस्ट के साथ साथ वो पोएट भी थे. दिस इज एन अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. दिस इज एन अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट. यह एक दूसरा सिग्निफिकेंट पॉइंट है. वेसेक्स उस जगह का नाम है जहां पे नॉवेल की सेटिंग थी. दूसरा चीज जो है किस नॉवेलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं? रीजनल नॉवेलिस्ट की. अभी मैं यूपीएचईएससी का क्लास ले रहा था तो उसमें मैं कांथापुरा पढ़ा रहा था. कांथापुरा राजा राव ने लिखा है, वो भी रीजनल नॉवेल का एग्जाम्पल है. रीजनल नॉवेल की खासियत क्या होती है? रीजनल नॉवेल एक पार्टिकुलर रीजन में उसका सेटिंग होता है. रीजनल नॉवेल इज अ टाइप ऑफ नॉवेल विच हैज इट्स सेटिंग इन अ पार्टिकुलर रीजन. जिसका सेटिंग जो है एक पार्टिकुलर रीजन में होता है. दूसरा चीज आपको और क्या ध्यान में रखना चाहिए? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रीजनल नॉवेल है वो रीजनल नॉवेल जब एक पार्टिकुलर सेटिंग उसका एक पार्टिकुलर रीजन में होता है तो उस लोकेलिटी या रीजन को क्या कर दिया जाता है? जनरलाइज कर दिया जाता है, या उसको जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन होता है वहां की कल्चर का, वहां के आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का, रिचुअल्स का, गॉड का, गॉडेस का, डेटीज का, या वे ऑफ लिविंग का, एजुकेशन सिस्टम का, रिलीजियस बिलीफ का, हिस्टोरिकल इवेंट्स का, कैरेक्टर्स का, कि वो चीज जो है उस एक आइडियल प्लेस बन जाता है. और वैसे ही रीजन या वैसा ही विलेज पूरी दुनिया में एक बिल्डअप करने की कोशिश की जाती है. तो कांथापुरा एक विलेज है वहां पे जिसका जिक्र किया गया था. लेकिन जो वेसेक्स है ये कहाँ पर है? ये आपका यूरोप में, आप इंग्लैंड में, यूरोप के इंग्लैंड में है. और वेसेक्स जो प्लेस है वो आप कह सकते हैं कि इमेजिनरी प्लेस है, जिसका तस्वुर, जिसका इमेजिनेशन जो है हार्डी करते हैं. लेकिन आप उसको को रिलेट कर सकते हैं. किससे को रिलेट कर सकते हैं? हार्डी के उस जगह से जहां पे हार्डी का बचपन बीता था. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेसेक्स इज एन इमेजिनरी प्लेस बट यू कैन को रिलेट दिस प्लेस विद हार्डीज. आप कह सकते हैं कि विद हार्डीज चाइल्डहुड village, Hardy's childhood native place or born place where Hardy was brought up, where Hardy got early education. तो हार्डी ने उसको लिया हुआ और वहां पे उन्होंने दिखाया है कि क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स है, क्या क्या बेसिक इश्यूज है, क्या क्या बेसिक चैलेंजेस है, यहाँ की लाइफ कैसे है, यहाँ की क्या और भी चीजें हैं जिस पर इन बातें हो सकती है. तो यू आर गेटिंग जो थॉमस
हार्डी है, ही वाज बोर्न इन 1840, ये 1840 में पैदा हुए थे, 1928 ईस्वी में इनकी मौत होती है। सो यू गेट whom या यू फाइंड थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी वाज बोर्न इन 1840, इस 1840 में पैदा हुए थे। उनकी मौत कब होती है? 1928 ईस्वी में होती है। और जो थॉमस हार्डी है, कुछ आप उनके नॉवेल का नाम देखें, जैसे अंडर द ग्रीन वुड ट्री, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, ये सब उनका नॉवेल का नाम है। अब यहाँ पे सारे नॉवेल का डिटेल में डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी, उनके लिए ये सब डिटेल में डिस्कशन होना है। और उनको मैंने सजेस्ट किया था कि इन सब चीजों का डिस्क्रिप्शन मेरी किताब में जो एन लिबरल गाइड टू इंग्लिश लिटरेचर है उसमें भी है, वो अमेजन पर भी अवेलेबल है। मैंने ये भी बताया था कि हमारी एक और जो क्लास है पीजीटी की स्पेशली जो क्लास है जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वहां पर भी इसका जिक्र है, वहां पे जा करके वो उसको देख सकते हैं। तो जो भी पीजीटी वाले हैं उनको मैंने दो क्लासेस दी है, एक तो लाइव क्लास दिया हुआ है और एक जो है रिकॉर्डेड लेक्चर का दिया हुआ है। सो यू आर गेटिंग हियर कि अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ये हार्डी का नॉवेल है, 1872 में आया है। अ पेयर ऑफ ब्लू आईज 1873 में आया है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, a book which appeared anonymously in the Cornhill magazine 1874। Far from the Madding Crowd Cornhill magazine में आती है, कब आती है? 1874 में आती है। और कार्नहिल मैगजीन को जॉर्ज इलियट ने भी एट्रीब्यूट किया था। उनका नॉवेल द रिटर्न ऑफ नेटिव 1878 में आता है। तो कुछ चीजें मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि थॉमस हार्डी बिलोंग्स टू विच एज, हार्डी किस एज से बिलोंग करते हैं? सर विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज से विक्टोरियन सर। एज की, विक्टोरियन एज की Victorian डेट is क्या है? व्हाट इज द डेट ऑफ विक्टोरियन एज? 1937 1901। 1837 टू 1901। 1837 में क्वीन विक्टोरिया का क्या हुआ था? क्वीन विक्टोरिया का राज्याभिषेक हुआ था। 1901 में उनकी डेथ हुई थी। और विक्टोरियन एज में पहला रिफॉर्म बिल पास किया गया था 1832 में। विक्टोरियन एज जो है एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट और डिस्ट्रैक्शन रहा है। विक्टोरियन एज की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया है। विक्टोरियन एज का मैंने जो है आ, इसके अलावा जो वहाँ के पोएट्स हैं उन सबको मैंने डिस्कस किया। अब हम लोग विक्टोरियन एज के नॉवेल को लेकर के बात कर रहे हैं, जिसमें आज हमने थॉमस हार्डी को लिया हुआ है। एंड यू केम टू नो कि हार्डी का जन्म कब होता है? व्हेन वाज ही बॉर्न? सर 1848। 1848। हार्डी की डेथ कब होती है? 1928। 1928। 1920. Under the green wood tree, a pair of blue eyes, far from the madding crowd, the return of native, the woodlanders, ये सब किसका नावल है और किस कैटेगरी का नावल? These are Thomas novels Hardy. of Hardy. They are regional novels. थॉमस हार्डी सर। या थॉमस हार्डी का, और किस कैटेगरी का नावल है? Regional novels. रीजनल नॉवेल। नावल। रीजनल नावल। हार्डी का जो रीजन है उसका सेटिंग कहाँ पर, किस लोकेलिटी में? बेसेक्स। Wessex. वेसेक्स में है। हार्डी का जो नॉवेल है उसका सेटिंग कहाँ पर है? वेसेक्स में है। So you are getting the point कि under the green tree, a pair of blue eyes pop from the madding crowd, the return of native, the woodlanders, these are the novels of Hardy। और हार्डी का जो नॉवेल है रीजनल नॉवेल है, और जो है उसका सेटिंग वेसेक्स में है। तीसरा चीज आपको बताना चाहते हैं, जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, इसका जो टाइटिल है, इसी ये टाइटिल कहाँ से लिया गया है? थॉमस ग्रे की पोयम एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से लिया गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, थॉमस ग्रेस पोयम एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एलजी रिटेन इन अ, डब्ल्यू से रिटेन, एलजी रिटेन, इन अ, सी से कंट्री, सी से चर्च यार्ड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि स्पेस नहीं था। तो जो थॉमस हार्डी का जो नॉवेल का टाइटल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये कहाँ से लिया गया है? थॉमस ग्रे की पोयम चर्च यार्ड से लिया गया है। तो आई थिंक नाउ यू केम टू नो। अगेन आई जस्ट वांट टू नो
कि जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है इसका टाइटल कहाँ से लिया गया? थॉमस टॉमस ग्रे की या टॉमस ग्रे के एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से लिया गया है। इसके अलावा इनका और भी एक नॉवेल है जिसका नाम क्या है? टेस ऑफ द डी उर्बर वाइल्ड। क्या है? टेस ऑफ द डी उर्बर वाइल्ड, जूड द ऑब्सक्योर। इनका जो और नॉवेल है वो क्या है? टेस ऑफ द डी उर्बर वाइल्ड है, जूड द ऑब्सक्योर है, साथ ही साथ और आपका क्या है? जूड द ऑब्सक्योर। और जो जूड द ऑब्सक्योर है ये बैन कर दिया गया था। और टेस ऑफ द डी उर्बर वाइल्ड उनका सबसे पॉपुलर नॉवेल रहा है। 20वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा पीएचडी जो हुई थी टेस ऑफ द डी उर्बर वाइल्ड पर हुई थी। तो अगेन आई वांट टू नो कि विच नॉवेल ऑफ हार्डी वाज बैंड? कौन सी नॉवेल जो हार्डी की थी जो बैन कर दिया गया? जूड द ऑब्सक्योर। जूड द ऑब्सक्योर। जूड द ऑब्सक्योर जो रहा है हार्डी का ये बैन कर दिया गया था। और जो टेस ऑफ द डी उर्बर वाइल्ड है ये रीजनल नॉवेल है और ये उनका सबसे पॉपुलर नॉवेल था और इस पर पीएचडी सबसे ज्यादा 20वीं सेंचुरी में पूरी दुनिया में इसी पर हुई थी। तीसरा चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हार्डी एक पोएट के रूप में भी याद किए जाते हैं। हार्डी का जो पोयम्स है उसमें अगर आप देखेंगे तो विक्टोरियन स्पिरिट और मॉडर्निज्म दोनों नजर आता है। हार्डी को एक ऐसा पोएट माना जाता है जो कहा जाता है ही ब्रिजेस विक्टोरियन एंड मॉडर्न एजेस। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा पोएट है जो विक्टोरियन और मॉडर्न एज को ब्रिजिंग का काम करता है, तो हार्डी ब्रिजेस, BRIDGES, हार्डी ब्रिजेस बोथ विक्टोरियन, वी से विक्टोरियन, VIC शॉर्ट फॉर्म में, एंड मॉडर्न, MOD मॉडर्न एजेस। दोनों एजेस को जोड़ने का अगर कोई काम करता है तो कौन करता है? थॉमस हार्डी करते हैं। हार्डी ब्रिजेस बोथ विक्टोरियन एंड मॉडर्न एजेस। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि हार्डी जो है किस तरह के नॉवेलिस्ट रहे हैं। हार्डी वॉज अ रीजनल नॉवेलिस्ट, अपनी जगह है। हार्डी एक वेल नोन लिरिसिस्ट के रूप में रहे हैं। हार्डी एक वेल नोन लिरिसिस्ट के रूप में रहे। वो विक्टोरियन और मॉडर्न एज को जो है ब्रिजिंग का काम करते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो हार्डी रहे उनकी कुछ पोयम्स रही और वो पोयम्स कौन कौन सी रही है। एक तो उनका पोयम रहा है डार्कलिंग थ्रश, ये आप नोट करते चलिए, डार्कलिंग थ्रश, THRUSH। एक उनकी पोयम रही है आफ्टर वर्ड्स। एक उनका पोयम रहा है ड्रमर हॉज, TRUMMERHODGE, ड्रमर हॉज, आफ्टर वर्ड, डार्कलिंग थ्रश। इसके अलावा उनकी और भी पोयम रही, अगर आप इसे नोट कर लिए तो मैं इरेज कर दूं। यस सर। उनकी एक और कुछ पोयम्स रही है जो कि बहुत फेमस है। एक पोयम है अ कन्वर्जेंस ऑफ ट्वेल्स, कन्वर्जेंस ऑफ ट्वेल्स। एक उनकी पोयम रही है टू एन अनबॉर्न पापा चाइल्ड। टू एन अनबॉर्न पापा चाइल्ड। क्या ये जो है अ कन्वर्जेंस ऑफ ट्वेल्स नहीं, द कन्वर्जेंस ऑफ, मुझे लगता है ट्वेल्स यहाँ पे मैं आर्टिकल शायद, द कन्वर्जेंस ऑफ ट्वेल्स टू एन अनबॉर्न पापा चाइल्ड, ये रहा है। हार्डी जिस तरह के पोएट थे उनकी पोइट्री में विक्टोरियन स्पिरिट और मॉडर्निज्म दोनों देखने को मिलता है। ही वॉज अ मेलियोरिस्टिक पोएट। उनके साथ जो वर्ड जोड़ा जाता है वो कैसे पोएट थे? मेलियोरिस्टिक पोएट थे, MELIORISTI।
जो मेलियोरिस्टिक पोएट होता है वह कैसे पोएट होते हैं? मेलियोरिस्टिक पोएट वह पोएट होते हैं जिनकी पोयम में, जिनकी पोइट्री में सुख और दुख दोनों होता है, उनको मेलियोरिस्टिक पोएट कहा जाता है। तो जो हार्डी है वो मेलियोरिस्टिक पोएट थे और उनकी पोइट्री में सुख और दुख दोनों का मतलब मिक्सचर ऑफ जॉयज एंड सारोज, ऑप्टिमिज्म एंड पिसिमिज्म। अगर वर्ड ऑप्टिमिज्म और पिसिमिज्म यूज किया जाए तो वो ज्यादा, शुरुआत पिसिमिज्म से होगी, एंडिंग ऑप्टिमिज्म से होगी, ये चीजें। हार्डी ने एक लिरिकल ड्रामा लिखा था जो बड़ा फेमस हुआ था, उसका नाम है द डाइनेस्ट, DYNAST। द डाइनेस्ट क्या रहा है? लिरिकल ड्रामा। इसमें उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर के बात अपनी रखी हुई, नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर के। तो जब भी आप हार्डी की बात करेंगे तो हिस्ट्री में हार्डी को लेकर के आपको इतने सारे पॉइंट्स तो ध्यान में रखने। इसके बाद अगर आप कभी सेल्फ स्टडी करेंगे तो इंटरेस्ट विल अराउज एंड यू विल टेक इंटरेस्ट, यू विल कम टू नो कि हार्डी कैसे थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उनका कंट्रीब्यूशन पोइट्री में, उनका कंट्रीब्यूशन नॉवेलिस्ट के रूप में, उनका कंट्रीब्यूशन जो है ड्रामेटिस्ट के रूप में, यू विल कम टू नो। अब उसके बाद जो है ये होता है कि और क्या बचा हुआ है यहाँ पे। अब आप और देखेंगे हम लोगों को जो बात करनी है, एक स्टीवेंसन एक राइटर थे, उनका जो ट्रेजर आइलैंड था, उनका डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड करके था, किडनैप्ड, ये सब उनके इंपॉर्टेंट नावल थे। तो हार्डी के बाद अगर आपको कोई और नाम याद रखना है तो स्टीवेंसन का नाम ध्यान में रखना, नहीं याद रखते तब भी कुछ होने वाला नहीं। लेकिन अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इनका ट्रेजर आइलैंड कई बार पूछा जा चुका है, डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड भी एक आध दो बार आ चुका है, बट ट्रेजर आइलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ नॉवेल ऑफ स्टीवेंसन, यह जो है स्टीवेंसन का नॉवेल है। अब और क्या चीज बचा हुआ जो आज हमें कवर करना है? एसेइस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज के जो एसेइस्ट हैं उनको एट अ ग्लांस में। टॉमस बेबिंगटन मैकाले, मैकाले उस समय के बड़े एसेइस्ट थे और आपको ये पता है कि जो टॉमस बेबिंगटन मैकाले थे उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा। जब भी हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री के लोग या एजुकेशन से जुड़े हुए लोग जो है, दे ऑल कम टू नो द एजुकेशन सिस्टम ऑफ मैकाले की सारी शिक्षा पद्धति उन्होंने अंग्रेजी में उसकी एडवोकेसी, उसकी वकालत की हुई थी। तो लॉर्ड जो टॉमस बेबिंगटन मैकाले थे 1800 में उनका जन्म हुआ, 1859 में उनकी मौत हुई है। उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क था वो क्या था? लेज ऑफ एंशिएंट रोम, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। अगर आपको कुछ नहीं तो जो टॉमस बेबिंगटन मैकाले, दो वर्क उनका, लेज ऑफ एंशिएंट रोम और हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। जो क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? टॉमस कार्लाइल का। टॉमस कार्लाइल से कई बार क्वेश्चन आ चुका है और वो क्या क्या क्वेश्चन है? उनका एक वर्क है साल्टर रिसाल्टस, द इवर लास्टिंग, द इवर लास्टिंग नो, द इवर लास्टिंग ई। ये दो चैप्टर है, द इवरलास्टिंग नो एंड द इवरलास्टिंग ई आर टू चैप्टर ऑफ साल्टर रिसाल्टस। जो साल्टर रिसाल्टस उनका वर्क है, इस वर्क में दो चैप्टर है, द इवरलास्टिंग नो, द इवरलास्टिंग ई। ये दो चैप्टर है आपको जो ध्यान में रखना है। उन्होंने जो है गेटेस के वर्क का जो है ट्रांसलेशन भी किया था, ये ठीक अपनी जगह है। जो उनका साल्टर रिसाल्टस है बहुत फेमस वर्क रहा है जो फ्रेजर्स मैगजीन में पब्लिश हुआ था। उन्होंने एक और वर्क लिखा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये पूछा जा चुका, पीजीटी में कई बार आ चुका है। इन 1837 appeared the French Revolution which first made Carlyle famous, जिसने कार्लाइल को फेमस बनाया। उनका और वर्क क्या है? हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक रहा है। एक इनका और फेमस वर्क है हीरोज एंड हीरो वर्शिप, क्रॉमवेल, साल्टर रिसाल्टस, ये चीजें जो है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि जो विक्टोरियन प्रोज राइटर्स है उसमें एक नाम टॉमस बेबिंगटन मैकाले का, यू हैव हर्ड अबाउट हिज पॉलिसी ऑफ एजुकेशन सिस्टम स्पेशली फॉर इंडिया, जो उन्होंने दिया हुआ था कि प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी गिवन इन इंग्लिश या इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को लेकर उन्होंने वकालत की थी। तो जो टॉमस बेबिंगटन मैकाले है, ही वाज बोर्न इन 1800, 1800 में उनका जन्म हुआ, 1859 में उनकी मौत हुई है। उनका जो वर्क है लेज ऑफ एंशिएंट रोम या द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, आपको ध्यान में रखना है। थॉमस कार्लाइल का जन्म 1795 में हुआ, 1881 में उनकी मौत हुई है। साल्टर रिसाल्टस किसने लिखा है? हु हैज रिटन साल्टर रिसाल्टस? सर थॉमस कार्लाइल।
थॉमस थॉमस कार्लाइल। कार्लाइल ने लिखा है। कार्लाइल। सार्टर रिसार्टस के 2 चैप्टर का नाम बताइए। द एवरलास्टिंग नो, द एवरलास्टिंग No. यू। या द एवरलास्टिंग नो एंड द एवरलास्टिंग ही। सार्टर रिसार्टस पहली बार किस मैगजीन में आया था? फ्रेजर मैगजीन। सर फ्रेजर्स फ्रेजर्स मैगजीन। जो सार्टर रिसार्टस के अलावा एक उनका और वर्क है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब पब्लिश हुआ है? 1837। 1837। हीरोज एंड हीरो वर्शिप किसने लिखा है? थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल। क्रामवेल किसने लिखा है? थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल। ठीक है, इतना आपने जाना। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उनका हीरोज एंड हीरो वर्शिप की बात फिर से चल रही है, सार्टर रिसार्टस, कार्लाइल का। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट राइटर है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन पे अगर कुछ नहीं आपको ध्यान में रखना है तो मॉडर्न पेंटर्स, 7 लाइव्स ऑफ आर्किटेक्चर, सॉनेट्स ऑफ वेनी, प्री रैफेलाइटिज्म, एथिक्स ऑफ द डस्ट, क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिवर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, 7 लाइव्स ऑफ आर्किटेक्चर और मॉडर्न पेंटर। ये चीजें जो है अनटू दिस लास्ट, सीसेमी एंड लिलीज, these things you have to remember. तो I just want to know कि जो जॉन रस्किन है, इनका जन्म 1819 में हुआ, इनकी मौत 1900 ईस्वी में होती है। इनका जो वर्क है उनमें से एक है मॉडर्न पेंटर्स, दूसरा है 7 लाइव्स ऑफ आर्किटेक्चर, स्टोन्स ऑफ वेनिस है, प्री रैफेलेटिज्म है, फ्राटेरिटिया, एथिक्स ऑफ द डस्ट है, क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिवर है। फिर उसके बाद उसी सारी चीजों का जिक्र किया गया है। एक उनका और वर्क है अनटू द लास्ट। जस्ट रिवाइज विद मी, हु हैज रिटन 7 लाइव्स ऑफ आर्किटेक्चर? जॉन रस्किन सर। जॉन रस्किन, 7 लाइव्स। मॉडर्न पेंटर्स, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन। अनटू द लास्ट, जॉन जॉन रस्किन। हाँ, और अनटू द लास्ट उनका ऐसा ऐसे था जिससे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिवर, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन। जॉन रस्किन। स्टोन ऑफ वेनिस, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन। नेक्स्ट राइटर है जॉन हेनरी न्यूमैन। 1801 में जन्म हुआ है, 1890 में उनकी मौत हुई है। उनका वर्क है एपोलॉजिया। इसके अलावा उनका वर्क है ट्रैक्स फॉर द टाइम एंड पैरोचियल एंड प्लेन सर्मन्स, एपोलॉजिया प्रो बीटा सुआ, ये उनका वर्क है। अगर आप देखेंगे तो कम से कम आपको कुछ नहीं ध्यान में रखना है, तो उनका वर्क एपोलॉजिया आपको ध्यान में रखना चाहिए, एपोलॉजिया। डार्विन है, डार्विन का ये आया हुआ वो साइंटिस्ट भी थे, और उनका लेकिन एक वर्क रहा है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत फेमस रहा, जिसमें उन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन या इवोल्यूशनल थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया हुआ था। और उसको जिसमें उन्होंने तमाम चीजों का जो है बताया था कि जो विकास का सिद्धांत है, किस तरह से आप अगर अपने आप को नहीं एडजस्ट करते हैं तो कैसे आपका विनाश हो जाएगा या आप विलुप्त हो जाएंगे। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में आई हुई है, ये चार्ल्स उनका डार्विन का रहा है, इस पर हमें ध्यान में रखना है। जॉन स्टुअर्ट मिल का वर्क रहा है ऑन लिबर्टी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये 2 चीजें स्टुअर्ट मिल का। और एक उनका एसे है ऑन द सब्जेक्शन ऑफ वुमन, जो उन्होंने औरतों के अधिकारों को लेकर के उन्होंने बात किया। तो जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 में 1873 में हुए थे, 1806 में उनका जन्म हुआ, 73 में उनकी मौत हुई है। तो जस्ट रिवाइज विथ मी, हु हैज रिटन ऑन द सब्जेक्शन ऑफ वुमन? जॉन स्टुअर्ट मिल। John Stuart Mill. Who has written essay on liberty? जॉन स्टुअर्ट मिल। Who has written on representative government?
John Stuart Mill. John Stuart Mill. जॉन स्टुअर्ट मिल। अगले राइटर का नाम है विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस का जो वर्क है अ समरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, कुछ याद रहे या ना रहे ये आपको ध्यान में रखना, अ समरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। अगले राइटर है मैथ्यू अर्नाल्ड, जो क्रिटिक्स के रूप में थे। इनका वर्क है कल्चर एंड एनार्की, ये कई बार पूछा जा चुका है। उनका वर्क है एसेज इन क्रिटिसिज्म। उनका वर्क है द स्टडी ऑफ पोइट्री, जिसमें उन्होंने टच स्टोन मेथड का कॉन्सेप्ट दिया था। तो अर्नॉल्ड वाज बोर्न 1822 में, डाइड इन 1888। जस्ट रिवाइज विद मी, हु हैज रिटन कल्चर एंड एनार्की? सर मैथ्यू Matthew अर्नोल्ड। Arnold. Matthew Arnold, sir. Who has written essays in criticism? Matthew Arnold, sir. मैथ्यू अर्नोल्ड। Matthew Arnold. Who has written the study of poetry? Matthew Matthew Arnold. Arnold. Who has written a summary of the principles of socialism? मैथ्यू अर्नोल्ड। No, सॉरी सर। William Morris. William Morris, sir. नाउ यू सी वाल्टर पेटर को आप देखते हैं। वाल्टर पेटर का जो वर्क है वो जो है एप्रिसिएशंस है, इसके अलावा रिनेशा है, दो चीजें। वाल्टर पेटर का जो वर्क है आपका क्या है, रिनेशा और एप्रिसिएशन। फिर आपके सामने ये दिखाई पड़ रहा है कि मॉडर्न एज शुरू हो रहा है। तो अब चूंकि खिचड़ी नहीं किया जा सकता लेक्चर में, मॉडर्न एज की बात कल मैं करूंगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है हम लोग अपने लेक्चर को यही बाइंड अप करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने हार्डी एज अ नॉवलिस्ट डिस्कस किया, और जितने भी विक्टोरियन एज के प्रोज राइटर्स थे उन सबको आज हमने डिस्कस किया। तो जस्ट कंक्लूडिंग माय लेक्चर हियर, लेकिन मैं फिर से बता दूं, हम लोगों ने प्रोज राइटर में वाल्टर पेटर को डिस्कस किया, मैथ्यू अर्नोल्ड एज अ क्रिटिक उनका वर्क, विलियम मॉरिस को, जॉन स्टुअर्ट मिल को हम लोगों ने बात की, जॉन हेनरी न्यूमैन की बात की, डार्विन की बात किया गया, जॉन रस्किन की बात किया गया है, और थॉमस कार्लाइल की बात किया गया, थॉमस बेबिंगटन मैकाले की बात किया गया, और दो नॉवलिस्ट स्टीवेंसन और हार्डी को लेकर के बात की गई। तो जस्ट कंक्लूडिंग हियर, वी विल मीट टुमारो। अगर आपको कुछ कहना होगा, यू कैन जस्ट सेंड योर question or any type of you want to say some words, you can leave in